समजून घ्या, फार महत्वाचं. विवेकानंदांनी सांगितलं हे विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व इथे व्यायाम करण्यासाठी आलो आहोत. त्यांच्या सांगण्याचा उद्देश हा नाही की आपण सर्वांनी मल्ल व्हायचंय, नीट समजून घ्या. त्यांच्या सांगण्याचा खरा अर्थ हा आहे की आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचंय. आध्यात्मिक तो पुढचा भाग आहे, तो आपण नाही करू शकत सर्व, पण आपण या गोष्टीला नीट लक्ष द्या. आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता विकसित करायच्या. मग शारीरिक क्षमता विकसित करण्यासाठी तुम्हाला जिमच लावली पाहिजे का? सर्वांची परिस्थिती श्रीमंत नसते, लक्षात घ्या. सर्व श्रीमंत नसतात. व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे का? तुम्ही सर्व खेड्यावर वाढलेले नाही. व्यायामशाळा तुमच्या शहरामध्ये, तुमच्या घराजवळ नाहीये. व्यायामशाळेत गेलं पाहिजे का? असं नाही. एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम निथळेल एवढा व्यायाम तुम्ही करा, एवढे श्रम तुम्ही करा, एवढे कष्ट तुम्ही करा. जे काही कष्टाचे संधी असतील ते शोधा आणि तसे कष्ट करा. दिवसातून एकदा शरीरातून घाम निथळला पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्हा. समजलं? मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती ताबा असला पाहिजे. आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार कोणते? थोडक्यात सांगतो. काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी यांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा. स्वतःला चांगले विचार आत्मसात करा. त्या विचारांना कृतीत आणा, आचरणात आणा आणि त्यातून तुमच्या मानसिक क्षमता विकसित होतील. विवेकी आणि संयमी वृत्ती आपण ठेवली पाहिजे. माझ्या जीवनातलं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. कोयना जलविद्युत प्रकल्पावरती परिस्थितीमुळे मला त्यावेळेस जाता आलं नाही. अशा प्रकारे आपण आपल्या विकारांवरती नियंत्रण मिळवून आपण मानसिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं. तर म्हणजे पॉलिटेक्निकला असताना आपली सहल कोयना जलविद्युत प्रकल्पावर गेली होती. परिस्थितीमुळे पैसे नसल्यामुळे मला जाता आलं नव्हतं. पण तो माझा लक असा की या सर्व म्हणजे संपूर्ण टीम मध्ये माझं एकटंच सिलेक्शन झालं कोयना जलविद्युत प्रकल्पावरती ही प्रशंसा नाही. आता याच्या पुढचा भाग मी तुम्हाला नीट समजून सांगतोय. जसं विवेकानंदांना तो अनुभव मिळाला तसा माकडांचा तसा तो अनुभव एक सांगतो. जलविद्युत प्रकल्पावर काम करत असताना मला हे माहिती होतं उंचीवर साठवलेल्या पाण्यामध्ये प्रचंड पोटेन्शियल एनर्जी असते, स्थितीज ऊर्जा असते, प्रेशर एनर्जी असते. त्या प्रेशर एनर्जीचा उपयोग आपण करून ती मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतो. शाफ्ट फिरवला जातो, टर्बाईनच्या सहाय्याने शाफ्ट फिरवला जातो. त्या शाफ्ट वरती मॅग्नेट असतात. मॅग्नेट इलेक्ट्रोमॅग्नेट फील्ड मध्ये फिरतात आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. म्हणजे प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मेकॅनिकल एनर्जी आणि मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता अनुभव असा की पूर्वीच्या काळामध्ये धरणं नव्हते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बरेचसे धरणं झाले, नंतर प्रोजेक्ट टप्प्याटप्प्याने होत गेले. पूर्वीच्या काळात धरणं नव्हते. धरणं नसल्यामुळे नद्यांना जेव्हा महापूर यायचे तेव्हा एकाच वेळेस सर्व पाणी वाहून जायचं आणि डाऊनस्ट्रीम साईडला खालच्या बाजूच्या नद्यांच्या खालच्या भागामध्ये अक्षरशः नद्यांच्या बाजूला तळीवरचे जे गावचे गाव वाहून गेलेले म्हणजे विनाशाचं तांडव त्या ठिकाणी उभा राहिला आहे. मग त्या ठिकाणी शेत, तळे, मळे, कळे सर्व वाहून गेले आणि विनाशाचं तांडव निर्माण झाला होता. परंतु याच नद्यांवरती ठिकठिकाणी धरणं बांधले गेल्यामुळे जसं भाकरा नांगल आहे, कोयना जलविद्युत प्रकल्प आहे, असे भारतामध्ये खूप प्रकल्प आहे. मी डिझाईन इंजिनियरला काम करतो. 200 प्रकल्प माझ्या असते म्हणजे मी डिझाईन केले त्यावेळेस. म्हणजे लहान मोठे महाराष्ट्रातील छोटे मोठे म्हणजे हायड्रो प्रोजेक्ट 200 प्रोजेक्ट डिझाईन केले. या धरणांमुळे काय झालं नीट समजून घ्या. या धरणांमुळे जो महापूर यायचा, एकाच वेळेचे पुराने पाणी वाहून जायचं आणि विनाशाचं तांडव व्हायचा, तर त्या पाण्याच्या फ्लोवरती कंट्रोल आला.
म्हणजे आता सुद्धा जरा 75% किंवा त्याच्या अभाव जर धरण भरलं आणि पावसा बाकी आहे असं जाणवलं किंवा पावसाचं वातावरण असेल तर त्याच्या आधीच डिस्चार्ज चालू केलं जातं, पाणी कंट्रोल केलं जातं. पण ह्या पाण्याचा उपयोग कसा झाला बघा. हे ठिकठिकाणी पाणी साठवल्यामुळे पुरावरती नियंत्रण आलं. सर्वात महत्वाची गोष्ट पुरावरती नियंत्रण आलं. आणि पुरावरती नियंत्रण आल्यामुळे पुढचे सगळे धोके, संभाव्य धोके टळले. दुसरी गोष्ट, याच पाण्याचा उपयोग टर्बाईन फिरवण्यासाठी झाला, त्यातून जलविद्युत निर्मिती झाली. म्हणजे विनाशात्मक ऊर्जेचं रूपांतर कशात झालं? निर्माणात्मक ऊर्जेमध्ये झालं. नीट समजून घ्या. विनाशात्मक ऊर्जेचं रूपांतर निर्माणात्मक ऊर्जेत झालं. अशा पद्धतीने वीज तयार झाली. दुसरा एक फायदा, गोष्ट, हे जे रिझर्वायर मधलं पाणी आहे, धरणातलं पाणी जे आहे, हे जे पाणी आहे हे पाणी कॅनॉलद्वारे लाखो हेक्टर शेतीमधून फिरवलं गेलं आणि हरित क्रांती घडून आली. बघा, वाया जाणारं पाणी कायसाठी उपयोगात आलं? कॅनॉलद्वारे लाखो हेक्टर जमिनीमध्ये ओलिता खाली आली आणि त्यातून हरित क्रांती आली. त्यातून रोजगाराच्या संधी युवकांना उपलब्ध झाल्या. या व्यतिरिक्त त्या जलाशयामध्ये मत्स्यबीज टाकण्यात आलं. मत्स्यबीज टाकल्यामुळे मत्स्य व्यवसाय उदयास आला. त्यातून काही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह झाला. शिवाय डाऊनस्ट्रीम साइड म्हणजे धरणाच्या खालच्या बाजूला जी गावं आहेत त्या गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. शिवाय असे जे ओसाड माळावर राहणं आपण इथं बघतो, ओसाड माळ राहणं आहे, या माळ राहण्यावरती पाण्याची सोय नाहीये. परंतु असे जे ओसाड माळ राहणं आहे खालच्या बाजूला, डाऊनस्ट्रीम साइड ज्याला आपण म्हणतो, धरणाच्या खालच्या बाजूला, या माळ राहण्यांवरती फळबागा फुलवण्यात आल्या. त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्या जलाशयाचा उपयोग, तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची जर लांबी जर मोजली धरणापासून तर शेवटचं टोक तर 144 किलोमीटर लांब आहे. म्हणजे तुम्ही जे महाबळेश्वरला जातात, महाबळेश्वरच्या पायथ्यापासून तो उगम पावते कोयना आणि त्याची जर लांबी मोजली 144 किलोमीटर आहे. तर आतल्या भागामध्ये अतिदुर्गम भाग आहे, तिथं कोणी आदिवासींशिवाय कोणी नसतं. तिथे त्या लोकांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क नव्हता, पण तो या जलवाहतुकीमुळे संपर्क झाला आणि दळणवळणाचं सर्वात स्वस्त साधन त्या ठिकाणी उपलब्ध झालं. अशा प्रकारे ही विनाशाकडे जाणारी ऊर्जा निर्माणात्मक ऊर्जेत रूपांतरित झाली. आणि तसं एक माझी प्राचार्य म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, युवकांमध्ये जे उच्च विचार ठेवणारे युवक आहे, जे चांगले विचार आत्मसात करतात, जे सुविचार आत्मसात करतात, त्या विचारांना कृतीत आणतात, त्यांच्यामध्ये खूप काही प्रचंड पोटेन्शियल असतं. खूप काही क्षमता आहे तुमच्यामध्ये दडलेल्या आहे आणि त्या क्षमता जागवण्याचं काम मी या ठिकाणी करतोय. मग या क्षमतांवरती जसं चिडणं, संतापणं, भांडणं या ज्या गोष्टी कशामुळे होतात माहिती का? आपण आपल्या भावनांवरती नियंत्रण ठेवत नाही. जसं धरणाची म्हणजे नदीचा जो फ्लो आहे तो फ्लो कशामुळे कंट्रोल केला गेला? धरणामुळे बांधले गेले. तसं आपण प्रत्येकाने संयम आणि विवेकाने आपल्या भावनांवरती नियंत्रण मिळवलं पाहिजे. संयम आणि विवेक कशाला म्हणतात? म्हणजे एक आपली मराठी म्हण आहे, श्रीमंती आल्यावर माजू नका, गरीबी आल्यावर लाजू नका. या लेवलला आपण राहायचं. आपण किती उंच झालं, किती आकाशाला हात टेकले तरी आपले पाय जमिनीवरच असले पाहिजे, कारण या जमिनीमुळेच आपण वर आलो, हे लक्षात ठेवा. तर संयमाने आणि विवेकाने आपण आपल्या भावनांवरती नियंत्रण मिळवून आपण आपलं जीवनमान उंच करू शकतो. तर त्याच विषयावरती मी म्हणजे तुमच्या सुप्त शक्ती जागवणार आहे. पण आपला बेसिक विषय सुरू झाला होता विवेकानंदांच्या व्यायामशाळेपासून. तर आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम तर व्हायचंच आहे. बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीच आपण लहानपणापासून आतापर्यंत काय करत आलात? शिक्षण घेत आलात. शिक्षणातून बुद्धीचा विकास होतो. ज्यावेळेस आपल्याला शिक्षक शिकवतात, प्राध्यापक शिकवतात, त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये इतर दुसरा विचार येता कामा नये. सर काय समजून सांगताय, काय शिकवताय त्यावरती पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन असलं पाहिजे. एकाग्रतेने खूप काही लवकर तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं.
तर अशा पद्धतीने अभ्यास करून आपण आपला बौद्धिक विकास करायचा आहे. जेव्हा तुम्ही शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम व्हाल तेव्हा खऱ्या अर्थाने या देशातील युवक सक्षम होतील आणि तेव्हा विवेकानंदांची स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण होतील. शक्ती हिडन पॉवर विदिन यू. सुनाता हूं. आपण काजवा महोत्सव बघितला असेल. कुठे काजवा महोत्सव? भंडारदऱ्याला. कधी असतो तो? श्रावण. हा, त्या दरम्यान काजवाला हिंदीमध्ये काय म्हणते? जुगनू. जुगनू नीट समजून घ्या. शेर जुगनूवरतीच आहे म्हणून तुम्हाला ते जुगनूचा अर्थ समजतो की नाही म्हणून मी सर्वांना माहिती नसेल, कदाचित एका दोघांना माहिती नसेल त्यांना समजावं म्हणून मी तो विषय काढला. तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते. वाह वाह वाह. किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है. कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं. शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं. इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना. एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वो आज मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा. तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाए. और यह बात सच है. जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है. तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े थे. इस संदर्भ में न्यूयॉर्क के एक महिला प्रिंसिपल को उदाहरण देना अतिशयोक्ति न हो. उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी है. जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है. बस उस दिन से यह विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बनी. इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यात्मिक अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है. यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार. फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है. किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है. जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है तब अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतरी शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है. प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है. अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित रह जाए. प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वह यह सोचकर चुप जाता है कि कार्य उसने किया है. लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौकड़ी जैसी कोई बात नहीं. संसार का कोई भी कार्य चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने ही तो किया है. जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राइट? इतना नन्हा सा.
इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है, ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए। ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। आप यह न सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है। फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न होकर ही रहे। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से, अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, कोलंबस को जानते हैं आप, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। वो खलासी थे, यूरोप से निकले थे, इंडिया घूमने के लिए पहुंच गए वे अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो लोग मिले उनको उन्होंने रेड इंडियन नाम से पुकारा। उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। उनको लगा इंडियन है, बहुत गोरे, इसलिए उनको रेड इंडियन नाम रखा। तो रेड इंडियन वहां के मूल निवासी है। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि इस संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में। इससे सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शक्तियों के बारे में होता है, जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता। इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाता। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी भीतरी शक्तियों का पता नहीं। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता। लेकिन ऐसा कहना और सोचना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता तो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता था। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनकी परीक्षा लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कर सकते हैं कि आपके भीतर शक्तियां नहीं हैं। अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हो। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धियां।
अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी किसी कार्य को पूरा नहीं करता। और जो यह समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है, वह कभी किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी शक्तियों का बोध ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुला कर बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वह शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है। उसका व्यवहार भी राजकुमार के बहुत ही शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला और घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। श्रेष्ठ तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्ट करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए, और उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे हैं। और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते हैं। वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ बो नहीं रहे, कुछ उगवा नहीं, कुछ निर्माण नहीं कर रहे। वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संघर्षों से जूझने के बाद, कितने संकटों से जूझने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेते। कुछ तो अपनी शक्तियों को यथाशीघ्र पहचान लेते, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है कि कोई विशेष घटनाएं उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्तियां अति प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ कर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही नहीं आए होते तो वो कभी चमक ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आयु के 40 वर्ष तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी यह विचार नहीं आया होगा कि वह गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपने भीतरी शक्तियों से सर्वथा आनंदित थे। जब वह बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में कस्टम्स हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे एल्पियो ठहराएगा। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यही व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बना। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी कोई शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रहता है। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट,
कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहचान लेना, उस परमात्मा को पहचान लेना। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को जगाकर, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाती है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित है, महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते, तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने गुणों को विकसित करना है, अपने सद्गुणों को विकसित करना है, अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रोक पाती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता और महान बनता है। आखिरी में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।